अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की अपने इस वीडियो में हम 9th केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को समझने का आगाज करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को समझने से पहले साइंस को समझना लाजिम है। तो बगैर किसी देर के आइए शुरुआत करते हैं साइंस को समझने की और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की। तो स्टूडेंट्स, साइंस हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो मजीद ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड हमारे पास है साइंशिया, जिसके लिटरल मीनिंग है टू गेन नॉलेज, यानी जानना। और अगर साइंस की बहुत ही सिस्टमेटिक डेफिनेशन को देखा जाए, थ्योरेटिकल डेफिनेशन को देखा जाए, तो इसकी डेफिनेशन बनती है द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अवर फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अवर फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड through observations and experiments is called science। सादे अल्फाजों में एक ऐसी तरतीबवार जानने का अमल जिसमें हम लोग अपनी हकीकी और ज़ाहिरी दुनिया में चीज़ों पे गौर व फिक्र करें और उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स यानी अवामिल या अमल परफॉर्म करें। इस चीज़ को हम कहते हैं जानना या फिर साइंस। और अगर सादा अल्फाजों में साइंस को एक्सप्लेन किया जाए तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग present in our surroundings जिसमें इन्वायरमेंट भी शामिल है हमारा, एंड इन दिस यूनिवर्स इज साइंस। मतलब और सादा अल्फाजों में हमारे इर्द गिर्द जो भी अशिया, जो भी चीज़ें, जो भी हमारा इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि इस कायनात में, कहकशा में, सैयारों सितारों में जो कुछ मौजूद है वो सब कुछ हमारे जानने के अमल से ताल्लुक़ रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइंस। और इसको अगर एक ही लाइन के अंदर डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज साइंस, तो हम कहते हैं साइंस इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। स्टूडेंट ज़रा तवज्जो रखिएगा, अब हमारा ये टॉपिक अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है, जहाँ से हम लोग लिंक करने वाले हैं केमिस्ट्री को। तो मेरे पीछे ये लाइन दोहरा दीजिए अपने घरों में बैठे हुए कि साइंस इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ हमारे पास साइंस के अलावा दो और टर्मिनोलॉजीज भी आ चुकी हैं, और जिनमें शामिल हैं मैटर और एनर्जी। अब सवाल यह है, साइंस का मानना तो जानना है, तो फिर ये मैटर और एनर्जी के बारे में अगर जांच पड़ताल कर ली जाए तो क्या पूरी साइंस समझ में आ जाएगी? तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैटर को पहले डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि मैटर क्या चीज है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। हर वो शय जिसका कुछ वजन हो और कोई जगह घेरे, वो मैटर कहलाती है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस
is termed as matter. तो अगर हम अपने इर्द गिर्द गौर करें तो हम समेत यानी मुझ समेत और आप समेत और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं सब की सब मैटर हैं, क्योंकि हर शय का कुछ ना कुछ वजन होता है, चाहे ज्यादा या फिर कम, और हर शय कोई ना कोई जगह घेरती है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है इस कायनात में, जिसे हम ये कह सकते हैं भाई कि इसने कोई अहाता कवर अप किया, कोई वॉल्यूम कवर अप किया। तो हर शय क्या है? मैटर। पर मजीद अगर मैटर को क्लासिफाई किया जाए तो इंसानी मालूमात के मुताबिक अमूमन अब तक जो मशहूर स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, टाइप्स ऑफ मैटर हैं, वो हैं 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए देखते हैं। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो अमूमन इन्हें इनके स्ट्रक्चर और इनके वॉल्यूम ऑक्यूपेशन के एतबार से एक्सप्रेस कर दिया जाता है या एक्सप्लेन कर दिया जाता है। फिर हम बाद में आगे चल के चैप्टर्स में केमिस्ट्री के अंदर इन्हें मजीद सिस्टमेटिकली डिफाइन भी करेंगे, पर एक अवामुन्नास में जो इनकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है जरा वो देखते हैं। जब कभी हमारे सामने सॉलिड्स की बात की जाती है तो हम कहते हैं दे हैव डेफिनेट शेप, यानी स्पेसिफिक शेप, कोई मखसूस बनावट होती है, एंड ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब इंसानी नजर में हर वो चीज सॉलिड है जिसकी एक मखसूस बनावट हो, उसका कोई मखसूस शेप हो, या फिर वो कोई मखसूस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। तो जैसे कि आपको मेरे हाथ में ये डिजिटल पेन नजर आ रहा है, इसका एक अपना स्पेसिफिक शेप है और अपना एक स्पेसिफिक साइज है। ये अपनी पसंद से खुद ब खुद किसी बस के साइज का नहीं हो सकता, किसी डायनासोर के साइज का नहीं हो सकता, या खुद ब खुद छोटा नहीं हो सकता। तो मैं इसे एक्सप्रेस कैसे करूंगा कि जनाब ये एक सॉलिड है क्योंकि इसका कुछ वजन है और ये कोई जगह घेर रहा है। चलें, अगर लिक्विड्स को एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि सॉलिड्स तक की बात तो आप सबको समझ आ गई होगी। आइए लिक्विड्स की जानिब बढ़ते हैं। लिक्विड्स के बारे में कहा जाता है कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट they occupy definite volume. आइए इस चीज को जरा समझते हैं। अगर हम अपने हाथ में 250 ml गिलास ऑफ वाटर लें और उस 250 ml गिलास ऑफ वाटर को लिक्विड के एतबार से एक्सप्लेन करें, उसमें कुछ वाटर एड अप कर दें 250 ml तक, तो डेफिनेटली वो जो वाटर उस गिलास में मौजूद है उसका शेप वही होगा जो उस गिलास का है और उसका वॉल्यूम होगा 250 ml, एक मखसूस वॉल्यूम। पर अगर मैं गिलास से पानी को बाहर फेंक दूं तो डेफिनेटली हमारे पास अब पानी जो है वो गिलास के शेप का होकर नहीं गिरेगा, बल्कि वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा, अपना शेप पहले जैसा नहीं रखेगा। इसके बरक्स उसका वॉल्यूम 250 ml ही रहेगा। कोई फर्द ये नहीं कह सकता कि वो 250 ml जो पानी हमने गिलास में फिलअप किया था वो गिलास से बाहर निकलते ही 1000 ml में कन्वर्ट हो जाएगा या 2000 ml में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी लिक्विड या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जिसकी अपनी मखसूस शेप नहीं होती, मखसूस बनावट नहीं होती, पर वो स्पेसिफिक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, पजेस करता है, उसे हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिक्विड। तो उम्मीद है आपको लिक्विड से रिलेटेड ये मालूमात भी समझ आई होगी। आइए बात करते हैं अब गैसेस की। अगर गैसेस को एक्सप्लेन किया जाए इसी पैमाने पे जिस पैमाने पे सॉलिड्स और लिक्विड को एक्सप्लेन किया गया है, तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। गैसेस यानी दे नीदर possess definite shape
nor definite वॉल्यूम। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि गैसेस के ज़र्रात जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े ही टाइनी और बहुत ही छोटे होते हैं, पर अगर हम उन्हें विजिबल आई या पेरेंट्स के एतबार से देखें तो उनका कोई स्पेसिफिक शेप और कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अपने लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता हूं, यानी बाहर निकालता हूं, और जब इसे किसी बैलून में फिलअप करता हूं, उस बैलून को फुलाता हूं, तो डेफिनेटली मेरे लंग्स से वो गैस एक पर्टिकुलर शेप और साइज में नहीं होगी, अपना साइज और शेप तब्दील करते हुए उस बैलून में फिलअप होगी, जो पहले जिसमें बिल्कुल भी हवा मौजूद नहीं थी, और एक मकाम पर वो बैलून जाता है जाता है जाता है जाता है और अपना साइज बड़ा करता रहता है। इसका मतलब अगर हम गौर करें तो हमें पता लगेगा कि गैसेस का ना ही अपना कोई स्पेसिफिक शेप होता है, ना ही अपना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो गैसेस से रिलेट करती हैं, जैसे कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, इफ्यूजन, एक्सपेंशन। ये सारी प्रॉपर्टीज हम अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड पहली टर्मिनोलॉजी, इसमें हमने कहा था इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और मैटर की बेसिक टाइप्स के बारे में मालूमात हासिल हो गई होगी। आइए अब समझते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी मतलब तवानाई, और इसको अगर डिफाइन किया जाए तो उसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि काम करने की सलाहियत का नाम है तवानाई, यानी एबिलिटी टू डू सम वर्क इज टर्म्ड एज एनर्जी। एनर्जी की भी कई टाइप्स हैं, आइए उसमें से कुछ मशहूर टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे मशहूर एनर्जी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक वर्ड निकला है मोशन और मूवमेंट से, यानी हरकत। तो वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की हरकत से, मूवमेंट से ताल्लुक रखे, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। है डेफिनेटली कोई भी चीज अगर मूव हो रही होगी तो काम कर रही है, और काम करने के इस अमल में हरकत पाई जा रही है, और वो तवानाई जो हरकत से ताल्लुक रखे, मूवमेंट से ताल्लुक रखे, उसे आप क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट और एनी मटेरियल। Energy related to the movement of any object is called kinetic energy। एक टाइप है एनर्जी की। इसी तरह एक और टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? वो एनर्जी जो किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से, जगह की तब्दीली से ताल्लुक रखे, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और बड़े मजे की बात, जहां जहां पोजीशन तब्दील होती है वहां वहां हरकत पाई जाती है, यानी बगैर किसी हरकत के, बगैर किसी मूवमेंट के कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एक ऐसी एनर्जी भी है जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अप है, इन दोनों के जुड़ने से बनती है। और जब कभी कोई शय अपनी जगह तब्दील करती है हरकत करते हुए, मूवमेंट करते हुए, तो जो एनर्जी वहां कंज्यूम हो रही होती है इन दोनों की एडिशन से, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी which is the collaboration of
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी के लिए एनर्जी की इतनी ही टाइप्स काफी हैं। मैं जेन्युइनली इनके कुछ नाम ले देता हूं आपके सामने। ऐसी एनर्जी जिसका ताल्लुक नॉइस से होता है, वॉइस से होता है, वोकल कॉर्ड से होता है, इको से होता है, सुनने सुनाने समाज के रेफरेंस से होता है, इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं साउंड एनर्जी। क्या कहते हैं जनाब? साउंड एनर्जी। तो ये भी एक टाइप है एनर्जी की। इसी तरह वो एनर्जी जिसका ताल्लुक लाइट से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता है, शुआओं से होता है, ख्वाह वो सूरज से आ रही हैं या यूनिवर्स में कॉस्मस में कॉस्मिक रेस पाई जा रही हैं, हमारे गिरदो नवा में जो भी रेडिएशंस मौजूद हैं, इस तरह की एनर्जी जो कि रेडिएशन से ताल्लुक रखती है उसे कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। क्या कहते हैं जनाब? रेडिएंट एनर्जी। और अगर यही शुआएं सूरज से आ जाएं तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं सोलर एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सोलर एनर्जी में। तो एनर्जी की कई टाइप्स हैं। इसी तरह अगर जिसे हम लाइट एनर्जी भी कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, इसी तरह हमारे पास अगर कहीं टेम्परेचर राइज अप हो रहा है, कहीं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कहीं दर्जा हरारत बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यानी थर्मल एनर्जी की कंजम्पशन पाई जा रही है, हीट का फ्लो पाया जा रहा है, तो ऐसी एनर्जी जिसका ताल्लुक दर्जा हरारत से हो उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं या फिर थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि एनर्जी की भी कई टाइप्स हैं और मैटर की भी इंसानी मालूमात के मुताबिक वैसे 5 टाइप्स हैं। हमने अभी 3 पढ़ी हैं क्योंकि हम 9th केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन पढ़ रहे हैं, हम अपनी केमिस्ट्री और साइंस की बेसिक्स डेवलप कर रहे हैं, लिहाजा हमें इतनी मालूमात तो होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए वापस चलते हैं साइंस की डेफिनेशन पे, जहां हमने कहा था कि साइंस इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। और हमने ये भी कहा था कि हर चीज़ साइंस है, मतलब पेंसिल की टिप से लेके यूनिवर्स में जो भी सैयारा सितारा या नेबुला वगैरह मौजूद है, ये सब के सब साइंस में ही इंक्लूडेड है। यानी हर जगह मैटर मौजूद है और हर जगह वो मैटर काम कर रहा है, तो उसे एनर्जी चाहिए। इसका मतलब इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी हर जगह मौजूद है और साइंस हर जगह मौजूद है। अब सवाल ये होता है कि साइंस की इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े समंदर में केमिस्ट्री हमें क्या समझाती है, और केमिस्ट्री साइंस की अगर ब्रांच है तो हमें मैटर और एनर्जी को किस तरह अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट जनरेट करती है। तो आइए देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, composition and properties of matter. It also deals with the energy changes involved during chemical reactions. तो स्टूडेंट्स, ये तो थी केमिस्ट्री की थ्योरेटिकल डेफिनेशन, पर अब आपको समझाना यह है कि केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन किन 4 पिलर्स पे खड़ी है और किन 4 बुनियादों पर हम केमिस्ट्री को बआसानी समझने की कोशिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन को जरा रीड आउट करें तो जुमला है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। इन 2 वर्ड्स को चूज करते हैं, यानी पहले 2 पिलर्स। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन से मुराद क्या है और मैटर की ये स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन क्या एक जैसी होती हैं? तो जवाब है नहीं। हर मैटर दूसरे मैटर से डिफरेंट है, हर सॉलिड दूसरे सॉलिड से, हर लिक्विड दूसरे लिक्विड से, हर गैस दूसरी गैस से। समझने के लिए एक सादा सी एग्जांपल ये है कि कार्बन के 2
एलिमेंट्स या दो बने हुए डेरिवेटिव्स के बारे में अगर तस्करा किया जाए तो कार्बन से बनता है कोल, जिसे हम कहते हैं कोयला, और कार्बन ही से बनता है डायमंड। लेकिन कभी आपने ऐसा अमल होते हुए नहीं देखा होगा कि बारबेक्यू करने के लिए आप डायमंड रख दें कि भाई आओ बारबेक्यू करते हैं डायमंड से, और कोयले की अंगूठी हाथ में पहन लें। ये ऐसा अमल सिस्टमेटिकली पॉसिबल नहीं होता। आप कहेंगे क्यों? एक इकोनॉमिकल वर्थ है, डायमंड महंगा कर दिया गया जेम के तौर पे। दूसरा, एक हमारे पास फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो हैं दोनों सॉलिड, पर दोनों की नेचर एक जैसे नहीं है, दोनों की बनावट एक जैसी नहीं है, और अगर कॉम्पोजिशन एक जैसी है भी तो खुसूसियात प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है। तो ये जो दो जुमले हैं, दो पिलर्स हैं, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, ये अपने अंदर समंदर की गहराई लिए हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये भी बड़ा अजीब मामला है। प्रॉपर्टीज मतलब खुसूसियात। खुसूसियात बच्चों दो तरह की होती हैं, जाहिरी और बातनी, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो केमिस्ट्री के अंदर जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिस्ट्री में जो जाहिरी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हर मैटर, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या सो ऑन, जो भी मैटर की टाइप हो, वो अपने अंदर दो तरह की खुसूसियात लाजमी रखेगी। एक उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरी उसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने गौर तो किया होगा कि अगर हाइड्रोजन गैस किसी बैलून में भरी जाए तो वो अपवर्ड फ्लो करता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी बैलून में फिलअप कर दी जाए तो वो डाउनवर्ड ही रहता है, नीचे ही रहता है। जमीनी सतह पे किसी फ्लोर पे पाया जाता है, वो हवा में इस तरह फ्लो नहीं करता। तो इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है? बड़ी सादा सी बात है। जिस तरह इंसानी एतबार से किसी चीज का वजन ज्यादा और किसी चीज का वजन कम होता है, इसी तरह गैसेस में भी या तो मास ज्यादा होगा या मास कम होगा। तो समझाने के लिए सरसरी तौर पे ये बात मैं आपको कह दूं कि हीलियम गैस का वजन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में बहुत कम होता है, और जो हल्की गैस होती है, हवा से हल्की, वो हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, और जो हवा से भारी गैस होती है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है। तो इसका मतलब हैं दोनों गैसेस, पर इनके फ्लो होने की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इसी तरह एक जगह अगर हम वाटर और पेट्रोल की एग्जांपल लें, तो अगर मैं किसी फ्लोर पे एट द सेम टाइम पानी भी स्प्रेड आउट कर दूं और पेट्रोल भी फेंक दूं, तो डेफिनेटली दोनों का रेट ऑफ एवापोरेशन, यानी वक्त के एतबार से इनकी वेपर्स बनने की सलाहियत का अमल सेम नहीं होगा। और आप सबको इसका जवाब पता है कि पेट्रोल जल्दी एवापोरेट कर जाएगा और पानी जल्दी एवापोरेट नहीं करेगा। इसका मतलब थे दोनों लिक्विड, पर दोनों की प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। हम केमिस्ट्री में इसी तरह की बातें पढ़ने वाले हैं कि मैटर जिनकी कई टाइप्स, और वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो अपनी कॉम्पोजिशन, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी होते हैं। आइए आखिरी लाइन को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। फिर कहा जा रहा है केमिस्ट्री के अंदर हम एक और चीज से डील करते हैं, ये लास्ट पिलर है। तीन पिलर हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अगर हम चौथी लाइन की बात करें तो यहां भी बहुत बारीक बात की गई है और बहुत बुनियादी बात की गई है। वो क्या? इट ऑल्सो डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनर्जी चेंजेस मतलब तवानाई में फर्क, और मुख्तलिफ किस्म की तवानाई जो हमने एनर्जीज अभी देखी थी, क्या वो केमिकल रिएक्शन में भी पाई जाती हैं? तो जवाब है जी हाँ। अगर आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि एक बैटरी, जिसे हम डीसी सोर्स कहते हैं, उसमें अमूमन तेजाब डलता है। उस तेजाब को हम केमिस्ट्री या इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में एसिड कहते हैं, और उसके अंदर पानी भी ऐड करते हैं। अगर वो तेजाब की जो वॉल्यूम है या एसिड की जो वॉल्यूम है जब वो कम हो जाती है, तो जो पानी हम ऐड करते हैं वो नॉर्मल पानी नहीं होता, हम कहते हैं हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब दो केमिकल्स तो हमने उस बैटरी के अंदर डाल दिए। आप सोचें एक छोटा सा डब्बा जिसमें हमने दो केमिकल डाले और उसमें मेटल की प्लेट्स भी मौजूद हैं, वो छोटा सा बॉक्स हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस के दौरान कई तरह की एनर्जीज भी या तो कंज्यूम होती हैं या हमें प्रोवाइड करना पड़ती हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात केमिकल रिएक्शन में हमें हीट देना होती है और बाज़ औक़ात केमिकल रिएक्शन से हमें हीट मिलती है। बड़ी सादा सी एक और एग्जांपल सुनिएगा। वॉशिंग पाउडर कभी अपने हाथ में लें
और इस पाम को बंद करें और अपना हाथ पानी में डिप कर दें तो आपको गर्मी महसूस होगी। इसका मतलब वहां हीट एनर्जी निकल रही है। ये सेम काम कॉस्टिक सोडा भी करता है। तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी की कंजम्पशन भी पाई जाती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन है क्या? जब केमिकल स्पीशीज या केमिकल रिएजेंट्स अपनी कॉम्पोजिशन ट्रांजिट कर दें, तब्दील होके कोई नई चीज बना लें, तो इस कॉम्पोजिशनल चेंज को, इस बनावट में तब्दीली को, जिसके साथ साथ एनर्जी भी तब्दील होगी, इस तरह के अमल को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जो इंशाल्लाह हम आने वाले इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर मजीद टॉपिक्स में बहुत वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी केमिस्ट्री से रिलेटेड अहम मालूमात और इसकी डेफिनेशन। आइए अब केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस होती क्या हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो अभी आप ये समझ लें कि हम लोग केमिस्ट्री की ABC सीख रहे हैं। अगर हमें ABC आएगी तो आगे चल के हम केमिस्ट्री के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत बेहतरी से समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे द पीस ऑफ मैटर which is in pure form, यानी मैटर की वो किस्म, वो पीस, वो हिस्सा जो अपनी खालिस तरीन फॉर्म में पाया जाए, उसे हम केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। इस केमिकल सब्सटेंस को मजीद क्लासिफाई किया गया है कुछ मजीद टाइप्स में। केमिकल सब्सटेंस कोई एलिमेंट भी हो सकता है और केमिकल सब्सटेंस कोई कंपाउंड भी हो सकता है। अगर हम एलिमेंट को मजीद डिफाइन करने चाहें तो हम कहेंगे द टाइप ऑफ सब्सटेंस the type of a chemical substance which is of fundamental composition, जो बुनियादी कॉम्पोजिशन हो, इससे छोटी पॉसिबल ना हो, and contains atoms in it, and contains atoms in it is called an element। यानी केमिकल सब्सटेंस की वो टाइप जो सबसे बुनियादी बनावट में पाई जाए, जिससे छोटी पॉसिबल नहीं हो सकती, और उसके अंदर एटम्स पाए जाएं। एटम्स पार्टिकल्स की एक टाइप है जो कि मजीद चल के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये याद रखिएगा कि एटम्स पाए जाते हैं एलिमेंट में। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई वॉल ब्रिक्स से बनती है, इसी तरह एटम मिलके क्या बनाते हैं, कोई एलिमेंट। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब समझ लेते हैं कुछ हद तक कंपाउंड को। द टाइप of a chemical substance which is formed by the reaction या by the chemical reaction of chemical substances। यानी जब कभी कोई नया केमिकल सब्सटेंस
इससे पहले केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस या मल्टीपल केमिकल सब्सटेंस की रिएक्टिविटी से बने तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे कि एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट करे और बन जाए एक नया केमिकल सब्सटेंस, तो ये क्या कहलाता है? कंपाउंड। इसी तरह कोई एक केमिकल सब्सटेंस भी अपनी कॉम्पोजिशन तब्दील कर सकता है खुद ब खुद और एक नया कंपाउंड बना सकता है। तो सादा अल्फाजों में जब केमिकल रिएक्टिविटी के थ्रू कोई चीज सामने आए, ख्वाह वो एलिमेंट एलिमेंट आपस में मिल जाएं, कंपाउंड कंपाउंड आपस में मिल जाएं, तो जो भी शय आपके पास केमिकल रिएक्शन से बनेगी वो कहलाएगी कंपाउंड। होगी वो केमिकल सब्सटेंस ही, पर उसका नाम क्या होगा? कंपाउंड। आइए एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के फर्क को समझने की। हम ये कह देते हैं कि एलिमेंट्स आर या एलिमेंट्स possess singular composition, जिनमें एक जैसी बनावट नॉर्मली पाई जाए, मेजरली पाई जाए, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और कंपाउंड्स possess plural composition। आइए कुछ सारा सी एग्जांपल्स देते हैं आपको। यानी अगर मेरे पास कहीं सिर्फ और सिर्फ कार्बन लिखा है तो मैं इसे कंसिडर करूंगा एक सिंगुलर कॉम्पोजिशन, यानी कार्बन एलिमेंट में कार्बन के ही एटम्स पाए जाएंगे। और अगर मेरे पास कंपाउंड की एग्जांपल देखी जाए, जहां बड़ी मशहूर मारूफ एग्जांपल है वाटर, जिसका फॉर्मूला हम सीखेंगे भी आगे चल के, फिलहाल देख लीजिए। H2O मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन एटम मौजूद है। तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की रिएक्टिविटी से बना और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या कहलाया? वाटर, जिसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आगे चल के इस केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन में आपको मजीद समझाई जाएगी, एक नई टर्मिनोलॉजी है, इसे जहन में भी रखिएगा और घर में बैठे बैठे इसे दोहरा भी लीजिएगा मेरे पीछे, कि वाटर के अंदर पाई जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसका मतलब वाटर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो जहां कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाए ऐसे सब्सटेंसेस हमारे पास कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपके लिए नई हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल, या जहां कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जिसका नाम केमिकल बॉन्ड है, ये हम आगे चल के बॉन्डिंग के चैप्टर्स में वजाहत से समझेंगे। फिलहाल इस टर्म को आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर कुछ और पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। एक और बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट, जिसे हम सादा अल्फाजों में नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। आपने गौर किया होगा कि वाटर का फॉर्मूला लिखते हुए मैंने कोई चार्जेस नहीं लिखे, ना ही पॉजिटिव साइन लिखा ना ही नेगेटिव साइन लिखा। पर जब मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा और इसका फॉर्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट किया तो Na पे मैंने चार्ज लिखा +1, जबकि Cl पे यानी क्लोरीन या क्लोराइड पे मैंने चार्ज लिखा -1। तो इसका मतलब यहाँ नेचर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही, यहाँ पाई जा रही है आयनिक बॉन्डिंग। ये भी एक नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए। तो इसका मतलब
एलिमेंट्स तक बात बड़ी सिंपल थी। जो चीज सिंगुलर, अकेली कॉम्पोजिशन वाली, फंडामेंटल कॉम्पोजिशन वाली, वो एलिमेंट। पर कंपाउंड के अंदर जहां रिएक्शंस हो रहे हैं और कंपाउंड बन रहे हैं, वहां बॉन्ड बन रहा है। वर्ड बॉन्ड की लिटरल मीनिंग है कनेक्शन, लिंकेज या सादा अल्फाजों में जोड़। और जब कभी कंपाउंड बनता है तो ये जोड़ यानी ये बॉन्ड जिस रिएक्शन के थ्रू बनता है वो एक जैसा नहीं होता। उसका अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? हमें ये टर्म्स नजर आ रही हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि एक टर्म हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट लिंकेज, और दूसरी टर्म हमारे पास है आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक लिंकेज। तो डेफिनेटली ये टर्मिनोलॉजीज आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं, और इन टर्मिनोलॉजीज को मजीद एक्सप्लेन हम करेंगे हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में। तो आयनिक बॉन्ड स्टूडेंट्स जहां पाया जाता है ना, वहां जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयोन्स। और आयोन्स का सादा मतलब है चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये कितनी तरह के होते हैं ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में तफसीलन देखेंगे। फिलहाल आयोन्स हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब तक हम लोग मैटर को केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर मजीद क्लासिफाई कर चुके हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और फिर उनकी सब क्लासिफिकेशंस भी हमने देखी। पर मजीद अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो एक और टर्म हमारे सामने आती है जिसका नाम है मिक्सचर। आइए देखते हैं। मिक्सचर की मजीद सब टाइप्स हैं। आप मिक्सचर को शॉर्टली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द टाइप ऑफ मैटर which is formed through physical intermingling of substances या physical intermixing of substances। यहां ये डेफिनेशन केमिकल सब्सटेंस की एक सब टाइप कंपाउंड को मिक्सचर से डिफर भी करती है, यानी अलग करती है। कंपाउंड बनते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, यानी जब कॉम्पोजिशन तब्दील हो जाती है। पर मिक्सचर में जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ फिजिकली इंटरमिक्स होते हैं, वो अपनी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करते। आइए इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ड्यूरिंग द formation of mixture, the ingredients या substances कह सकते हैं आप, जो अज्जा हैं जिनसे मिक्सचर बन रहा है, do not change their composition। ये फर्क है केमिकल सब्सटेंस की टाइप कंपाउंड में और मिक्सचर्स में। बहुत वाज़ेह फर्क है कि कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन हो जाता है और मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ फिजिकल इंटरमिंगलिंग होती है। इसकी एक सादा सी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। एक खाने की बड़ी मशहूर डिश है जिसे हम दलीम कहते हैं, जो मल्टीपल पल्सेस यानी दालों के मिक्सचर से बनता है। अगर उसमें हम मल्टीपल दालें पानी के अंदर ऐड कर रहे हैं पानी के साथ, तो आप जान सकते हैं कि वो दाल खुद से अपनी कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं करेगी। यानी जो चने की दाल है वो चने की रहेगी, जो मूंग की दाल है वो मूंग की रहेगी, जो मलका की दाल है वो मलका की रहेगी। यानी अपनी फिजिकल मिक्सिंग के थ्रू वो अपनी कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं कर रहे। पर जब हम उन्हें कुकिंग प्रोसेस पे लेके जाते हैं और सो कॉल्ड उनको ब्लेंड करते हैं, सादा अल्फाजों में घोटा लगाते हैं और हीट प्रोवाइड करके उसमें मजीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं,
तो वो अब अपनी पहली जैसी कॉम्पोजिशन में नहीं रहते। वो सारी दालें आपस में मिक्स होकर अपनी कॉम्पोजिशन तब्दील करके एक नया आउटपुट बना लेते हैं, जिसे हम डेफिनेटली उस डिश के नाम पे दलीम कहते हैं। तो इसका मतलब जो बन के तैयार हुआ वहां रिएक्टिविटी हो गई, और वो था आपके पास कंपाउंड, सादा अल्फाजों में समझने के लिए। और इससे पहले जो इंग्रेडिएंट्स फिजिकली मिक्स थे वो आपके पास कहलाया मिक्सचर। क्या कहलाया? मिक्सचर। तो उसका मतलब मिक्सचर हमारे पास फिजिकल इंटरमिंगलिंग से बनता है। पर ये होता कितने टाइप्स का है, आइए देखते हैं। या तो मिक्सचर मेरे पास सॉल्यूशन कहलाएगा, या मिक्सचर मेरे पास सस्पेंशन कहलाएगा, या फिर मिक्सचर मेरे पास कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड कहलाएगा। सॉल्यूशन को मजीद अगर एक्सप्रेस करें तो क्या होगा? सॉल्यूशन को कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम इन अपीयरेंस, जो बनने के बाद, मिलने के बाद एक जैसा हो जाए। तो जैसे कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी जब इसके इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगे तो वो सेम इन अपीयरेंस होंगे, यानी एक जैसी अपीयरेंस रखेंगे। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो सॉल्यूशन की एक मशहूर एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब आप नमक और पानी को, या नमक पानी के अंदर घोल देते हैं तो वो सलाइन वाटर बनाता है, यानी नमकीन पानी बनाता है। जब तक नमक हमारे हाथों में होता है हमें नजर आ रहा होता है, पर पानी में जाते ही डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, हमारी नजरों से गायब हो जाता है। अगर ये अमल एक दो बार तक किया जाए तो नमक गायब ही होता रहेगा, और यकीन जानिए आप नहीं बता सकते कि इस पानी के अंदर नमक कहाँ मौजूद है, क्योंकि वो होमोजेनाइज हो जाएगा, वो सेम इन अपीयरेंस हो जाएगा, उसकी विजिबिलिटी आपके लिए होमोजेनाइज हो जाएगी। सस्पेंशन क्या होता है, आइए ये भी समझ लेते हैं। सस्पेंशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल में शामिल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यानी जब हम मिट्टी को पानी में मिक्स करते हैं तो मिट्टी की सतह पानी की नीचे वाली लेयर पे, सतह पे बैठ जाती है और पानी उसके ऊपर पाया जाता है, यानी दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, दोनों की विजिबिलिटी सेम नहीं होती, दोनों डिफरेंट इन अपीयरेंस होते हैं। तो इस तरह के तमाम मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन। मिक्सचर की तीसरी कैटेगरी आती है जो कि ना ही कंप्लीटली सोल्यूशन होती है, ना ही कंप्लीटली सस्पेंशन होती है, यानी ना ही उसके पार्ट हमें, उसके इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली आंखों के जरिए नजर आ रहे होते हैं या फिर नहीं नजर आ रहे होते, बल्कि ये दरमियान में कहीं होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी मौलिक जर्रात। और इस तरह की मिक्सचर की टाइप को हम कहते हैं कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। तो जब कभी कोई आपसे पूछे कि कोलाइड क्या है, तो आप कहेंगे इट इज द इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी सॉल्यूशन और सस्पेंशन की दरमियान की एक किस्म। जिसकी एग्जाम्पल्स में शामिल है मिल्क, दूध। और अगर आपने मिल्क के सस्पेंडेड पार्टिकल्स देखने हैं तो अपने घरों में मौजूद एक गिलास के अंदर मिल्क फिलअप करिएगा और एक टॉर्च के जरिए उस गिलास पे लाइट पास आउट करिएगा, तो आपको उस मिल्क के अंदर कुछ मोटे मोटे फैटी जर्रात, सस्पेंडेड जर्रात नजर आएंगे, ख्वाह वो आप कह सकते हैं किसी बलाई की सूरत में हो या वो मिल्क के अपने पार्टिकल्स हों। तो ये थी मिक्सचर की तीन टाइप्स, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स शामिल हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।